Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. ठीक है, शुरू करते हैं। छोड़ा ऐसे के लिए ट्राई करते हैं तो 1929 में तो क्या हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ ही था। ठीक है, था। आफ्टर डेट क्या होता है, सभी कंट्रीज ने एक रूल अप्लाई किया था, पता है सभी को, और ये फुल जो दिया था। ओके, और फिर इसको सबसे पहले अप्लाई करने वाले कौन थे? हिटलर थे। और हिटलर के जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे वो कौन थे, याद है किसी को? हजलमार शेशेट। ओके, तो सभी ट्राई कर रहे थे। तो देखो 1929 और 1939 में कितना डिफरेंस, सभी लोग ऑलमोस्ट अपनी रिकवरी करने के लिए फाइनल पोजीशन पर थे, वाले ही थे कि दोबारा से क्या शुरू हो गया, वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो गया। फिर से वही 1939 में पता है सभी को शुरू हुआ था, नहीं पता? से वही आ जाते हैं, एक तरफ एक्सिस और दूसरी तरफ सेंटल्स करेंगे, सेंटल्स आ गए। फिर से वही लड़ाई शुरू हो गई, जर्मनी, जापान, इटली, यूएसए और ब्रिटेन आपस में आके लड़ाई करने लग गए। अब यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला निकल के आया सामने, लेकिन फॉर्मूला कंट्रीज ने क्या किया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, और इंडिपेंडेंट कौन सा? डेमोक्रेटिक। और डेमोक्रेटिक के पीछे कौन सा रीजन आप सभी को पता है? यूएन। यूएनओ का मेन रीजन क्या था कि कंट्रीज को डेमोक्रेटिक कर दीजिए जी। अब जब कंट्री खुद की डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट का नहीं समझते हैं ना, किसी पर डिपेंड ही ना रहना, चाहे उसके रूल एंड रेगुलेशन हो, चाहे उसका प्रोडक्शन हो, चाहे उसकी कंजप्शन हो। जब कंट्री किसी पर डिपेंड नहीं रहेगी तो क्या देखने को मिलेगा? इकोनॉमिक की तरफ से इकोनॉमिक सिचुएशन को देखें तो धीरे धीरे कंट्रीज क्या करेंगे, अपने आप को डेवलप करने के लिए ट्राई करेंगे। जैसे इंडिया के बारे में अगर हम क्वेश्चन आता है कि बेटा इंडिया किस टाइप की कंट्री है, मान लो ऑप्शन आगे, डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, या फिर ऑलमोस्ट डेवलप्ड है। डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड कभी नहीं करना है, ठीक है? तो डेवलपिंग, फिलहाल हम किसकी तरफ? डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे इकोनॉमी क्या हो रही है हमारी? स्ट्रांग हो रही है। अंडर डेवलप्ड का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, बस फाइनल स्टेट बाकी। अंडर डेवलप में हम पढ़ते हैं कि ऑलमोस्ट सारे के सारे है ना, हमने अचीव कर लिए हमारे, बस कुछ है तो उनको फाइनल स्टेट देके और हम अपने आप को डेवलप। अच्छा एक बात सोचो, डेवलप है जो, सोचो कि कोई डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, यूएसए सभी को पता है फुल डेवलप्ड है, वो 100 आउट ऑफ 100 है। इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, 53 आउट ऑफ 100 है, ठीक है? तो अमेरिका के पास तो फुल टॉप पोजीशन पे ऑलरेडी है ये, इससे ऊपर कहां जाएगा भाई? जब जिसको नीट में किसी को 720 नंबर आ गए, 720, उससे ऊपर वो कहां जाएगा? खुद क्वेश्चन लिख के आएगा बना के कि जी ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये है। ऐसे तो नहीं हो सकता। तो जब ये ऑलमोस्ट टॉप पोजीशन पर है तो इस पोजीशन को ना सेम एज इट इज रखने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? कोई बच्चा फर्स्ट आता है सपोज्ड है, तो उसको अपनी फर्स्ट पोजीशन को ऐसे एग्जिटिव रखने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा, बताइए? उसको अपनी एवरी टाइम
कंटिन्यूटी के साथ जिस पावर से वो स्टडी कर रहा है उसी पावर से स्टडी करते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर नीचे से कोई बच्चा खिसक के आ गया, ऊपर से इंडिया ये 53 पे, इसने थोड़ी सी ढील दी और इंडिया पहुंच गया। तो जिस स्टेट में है ना, उस स्टेट को एग्जिटीज रखने के लिए काफी सारे ट्राई करने पड़ते हैं, तब जाके उस स्टेट को एग्जिटीज रखा जा सकता है। अब जब इंडिया डेवलपिंग कंट्री है ना, तो धीरे धीरे हम डेवलप हो रहे हैं। बस इंडिया के पास कुछ एक रिसोर्सेज है ही नहीं, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए हम डेवलपिंग कंट्री में हैं आज तक। अदरवाइज टेक्नोलॉजी के लिए ले लीजिए, एजुकेशन में ले लीजिए, काफी सारे हम ऊपर जा चुके हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद यूएनओ बना था, और यूएनओ ने कंट्रीज को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया था, और इंडिपेंडेंट कंट्रीज का एक ही मोटिव होता है, डेवलपमेंट। बस कि डे बाय डे डेवलपमेंट होता रहे, कोई इशू नहीं, सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। ठीक है। अब इसमें क्या था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के बारे में मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये 3-4 चीजें हैं ना, आप अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए, हर जगह मिलेंगी। यूएनएससी, आईएमएफ, और एक मैंने अभी अभी क्या बताया था आपको, ये यूएनओ और यूएनडीपी। ये 4 टर्म ऐसी हैं जो आपको हर सब्जेक्ट में मिलेंगी ऑलमोस्ट, ज्योग्राफी को छोड़ के। ज्योग्राफी में आपको यूएनडीपी मिलेगी, हमारी एनवायरमेंट डेवलपमेंट की। ओके। यूएसए ने क्या किया, ब्रेटन वुड्स रूल लेके आया, और ब्रेटन वुड्स रूल में ये था कि अगर किसी कंट्री के पास मनी की नीड है और वो यूएनओ में आ गए हैं, तो उसके लिए क्या क्रिएट कर दिया गया, आईएमएफ क्रिएट कर दिया गया कि आप बिना सिक्योरिटी के ले लीजिए लोन, जितना चाहिए। ठीक है। और एक और बात इसमें ध्यान के लिए ये है कि आईएमएफ में सारे के सारे ऑलमोस्ट जो हेड रहते हैं वो सारे के सारे यूएसए से रहते। क्यों? क्योंकि आईएमएफ एक टाइप का बैंक है, ठीक है, फंड है। तो उसमें क्या है कि सारी कंट्री इन्वेस्ट करती है, और जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है ना, वही उसका हेड रहता है। तो आज तक यूएसए ने एवरी टाइम सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रखी है, और वही इसका क्या रहा है, हेड रहा है। ओके। अब आगे चलते हैं इसमें, इंडिया एंड ग्रेट डिप्रेशन। ये हो गया था हमारा द अर्ली पोस्ट वॉर और डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी जस्ट, कि जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, डीकोलोनाइजेशन का मीनिंग समझ रहे हैं? जो कोलोनाइज्ड कंट्री वो इंडिपेंडेंट हो गई थी। बस जो कोलोनाइज कंट्री थी ना, जैसे इंडिया थी, किसकी कॉलोनी थी, ब्रिटेन की थी, तो इंडिया क्या हो गए, कोलोनाइज से डीकोलोनाइज्ड बोल दीजिए, या फिर इंडिपेंडेंट बोल दीजिए। ठीक है। अब इंडिपेंडेंट हो गए तो सभी को अपना काम करना पड़ेगा, ना किसी पर डिपेंड है ना किसी और, सभी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, और धीरे धीरे क्या करने के लिए ट्राई। आपकी वीडियो पॉज हो गई। बोला रहा है फिर किसी ने क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब ये है। हेलो, हाँ बेटा बताइए। सर आपकी वीडियो बार बार में पॉज हो जाती है और वॉइस भी क्लियर नहीं। बेटा यहाँ से ना परफेक्ट जा रही है, देखो मैं आपके सामने हूँ, मैं तो मोबाइल को टच भी नहीं कर रहा, तो इसमें मेरी कहाँ मिस्टेक है ये बताइए आप। या तो नेटवर्क की है या फिर आपके नेटवर्क की है। सर पूरी ब्लैक स्क्रीन आ रही है अभी भी? आ रही। यस सर यस सर। अब नहीं आ रही। हाँ, तो ये बीच में ना नेटवर्क इश्यू है बेटा, अपना कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। ठीक है। तो होता क्या है कि उस ब्रेटन वुड्स को ना धीरे धीरे उसको भी क्या कर दिया गया, एंड कर दिया गया, और बिगिनिंग हो गई, किसकी शुरुआत हो गई, ग्लोबलाइजेशन की। ब्रेटन वुड्स को भी बंद। अब शुरू होती है ग्लोबलाइजेशन की। अब क्या हो रहा है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्ट हो रही है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्ट होंगी, तो सीधा सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर होगा, डेवलपमेंट पर होगा। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, मैंने शुरू में ही बात की थी, क्या क्या ट्रांसफर होता है, फूड ट्रांसफर होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, करेंसी ट्रांसफर होती है, डिजीज ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पर हम लेंगे केवल पॉजिटिव, मीन्स टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर होगी तो डेवलपमेंट उसी बार इजीली है। एग्जांपल ले लीजिए, आज आप जो इतनी मार्केट में कार देख रहे हैं, सड़क पे रोड पे जाएंगे तो अगर हम बात करें सिटी की, तो वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है।
जाम ही जाम, स्पेस ही नहीं है कहीं भी। तो ये क्या है, सारे के सारे ग्लोबलाइजेशन से यही है। भाई दूसरी कंट्रीज इंडिया में आई और उन्होंने कार का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, सिंपल। इंडिया की कौन सी कार है? टाटा ही तो है बस। इसके अलावा सारी की सारी आप कौन सी कार यूज करते हैं? सारी फॉरेन है। सुजुकी को ले लीजिए, जापान की है। हाइंडई को ले लीजिए, नॉर्थ कोरिया की है। फोर्ड तो अमेरिका की है ही। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या बेनिफिट होते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो इंटर ट्रांसफर होती है कंट्री टू कंट्री, और जब टेक्नोलॉजी इंटर ट्रांसफर होगी तो इससे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे हमें। अच्छा, आपको ये दिख रहा है इसमें ब्लैक स्क्रीन आती है कभी? तो फिर ठीक। Yes. तो हवा भी चल रहा है, ठीक। तो इसमें क्या है कि जब टेक्नोलॉजी कंट्री टू कंट्री ट्रांसफर होंगे ना, तो एक और सपोज कीजिए कि मान लो कल इंडिया में ना सुजुकी आ गई थी। भाई सबसे पहले याद रखेंगे, इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे, पता है आपको, राजीव गांधी और राहुल गांधी थे। राहुल गांधी नहीं थे, संजय गांधी। ठीक है, तो संजय गांधी थे ना, वो जापान में जाके और सुजुकी से उन्होंने टाई अप किया। आप बहुत पुरानी कार देखना, मारुति की जो बहुत पहले आती थी ना, उसमें आपको ये साइन मिलेगा, ये साइन मिलेगा। और आज जो कार आ रही है ना, उसके अंदर उसका इस टाइप का साइन मिलेगा, कुछ ऐसा, केवल सुजुकी लिखा हुआ। क्यों? उस टाइम पे मारुति इसलिए आता था कि इंडिया के मारुति सुजुकी में शेयर 66%, और आज हमारे शेयर शायद इंडिया के 20 के अराउंड है। तो जिसके शेयर ज्यादा होंगे ना, उसी का साइन आएगा, उसी का मालिक वही मालिक होगा। सीधी सी बात ये है। तो इंडिया में आए, तो इंडिया में आने के बाद जो टाटा ने इंट्रोड्यूस की थी अपनी फर्स्ट कार, कौन सी थी? इंडिका। इंडिका इंट्रोड्यूस की। अब इंडिका इंट्रोड्यूस की वो किससे इंस्पायर होकर की होगी? जब इंडिया में कोई टेक्नोलॉजी आएगी तब उसी से तो इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ इन्वेंशन होगा ना। तो इन्होंने अपनी टाटा रिलीज कर दी। अब टाटा को देख रहे हैं हम, धीरे 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 ग्लोबलाइजेशन का ही तो बेनिफिट है कि टाटा ने जगुआर भी ले ली, रेंज रोवर भी ले ली। ये सारा का सारा किसके इम्पैक्ट है? ग्लोबलाइजेशन। कंट्री टू कंट्री कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो बिजनेस बढ़ेगा, और बिजनेस बढ़ेगा तो इकोनॉमिक कंडीशन इंक्रीज होगी, डिक्रीज होने के कोई चांसेस नहीं है। ओके, तो ये है आपका ग्लोबलाइजेशन पूरा का पूरा। इसे एक पॉलिसी दे रखी है ये कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन चाइना एंड द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म इन ईस्ट यूरोप ब्रॉट मैनी कंट्रीज बैक टू द फोल्ड ऑफ द इकोनॉमिक। मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि चाइना ने अपने स्टेप बैक करना शुरू किया था कि हम किसी के साथ भी ट्रेड नहीं करेंगे। आइसोलेशन में डाल दिया था अपने आप। आइसोलेशन का मीनिंग समझते हैं कि अपने आप को अकेला कर देना, किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं। तो चाइना ने क्या किया था 18th सेंचुरी में कि अपने आप को आइसोलेशन में डाल दिया था। अब जब सारे के सारे रिसोर्सेज चाइना के पास हैं तो ऑल ओवर में ट्रेड क्या होगा? कम होगा, और ट्रेड कम होगा तो इकोनॉमी क्या होगी? कम होगी। तो इसीलिए वहां पर सभी ने एग्रीकल्चर वगैरह पर फोकस कर दिया कि फूड 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 एंड फूड, और उसके प्राइसेस गिरे और इकोनॉमिक क्राइसिस आया वगैरह वगैरह। जाके फिर धीरे धीरे चाइना ने दोबारा से स्टेप अप किया, और आज भी हम ये देखते हैं कि जो सबसे बड़ा मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, वो कहाँ पर अवेलेबल है? चाइना के अंदर अवेलेबल। तो ये है आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का सीधा सीधा कनेक्शन समझेंगे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के जो भी कनेक्शंस होते हैं वो सारे के सारे काउंट किए जाते हैं ग्लोबलाइजेशन में। अब चाहे कोई वहां पर काम करने के लिए जा रहा हो, चाहे वहां पर घूमने के लिए जा रहा हो, चाहे वहां पर रेजिडेंशियल रहने के लिए जा रहा हो, या फिर हॉस्पिटलिटी सर्विसेज के लिए जा रहा हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब पीपल्स का माइग्रेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ तक ही है। अगर किसी को कोई डाउट है बेटा, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। और इसके नोट्स मिल गए हैं आपको? नहीं मिले? No, sir. नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम हमारा, ये हिस्ट्री का हो गया। अब सिविक्स का पढ़ाऊंगा बेटा। सिविक्स के पढ़ाएंगे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। कौन सा? इंडस्ट्रियल वाला नहीं, पहले ये उठाएंगे ताकि इसको इकोनॉमी, ये जो सिविक्स है ना हमारी, ऑलमोस्ट
कंप्लीट हो चुकी है, कुछ एक चैप्टर रहे हैं बस, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। और ये चैप्टर भी मैं क्यों पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर का कनेक्शन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का कनेक्शन हिस्ट्री से भी है आपका, इकोनॉमिक्स से भी है और सिविक्स से भी है। लगा ले साहब, जेंडर को उठा लो, मेल फीमेल होते हैं हिस्ट्री में, इसलिए जरूरी है कि हिस्ट्री में मेल और फीमेल के बीच में है ना काफी सारी डाइवर्सिटी, ठीक है। मेल को सेम काम के लिए ज्यादा वेजेस दिए जाते थे, फीमेल को कम वेजेस दिए जाते थे। ये जस्ट एन एग्जांपल है। फ्रेंच का पढ़ते हैं तो फीमेल्स को राइट टू वोट कब मिला है सभी को पता है, 1946 में, कब जाके, जब यूएनओ एस्टेब्लिश हो चुका है उसके बाद। और भी अगर एग्जांपल उठाएं तो फ्रेंच की ही बात करें तो वहां पर जो क्लब्स बनते थे उसमें भी फीमेल्स को ज्वाइन नहीं किया जाता था, ठीक है। तो इसको इसीलिए हम पढ़ेंगे। और मैं सिविक्स की बात करूं तो राइट टू वोट को उठा लो और सिविक्स पूरी निकल जाएगी रिलीजन में, नहीं सॉरी इसमें जेंडर में। और इकोनॉमिक्स की बात करूं तो जब दोनों को इक्वलिटी है ही नहीं वेजेज में, तो यहाँ पर सारी की सारी हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स क्लियर करेंगे कि अगर इक्वलिटी नहीं है और इक्वल काम कर रहे हैं, ये नेटवर्क इशू है शायद, स्कूल में कम है ऐसा तो है नहीं, आगे बच्चों के पास भी वीक हो सकता है। अच्छा लेफ्ट हो गई थी तो रिकॉर्डिंग नहीं रुकी होगी। Got it. तो जेंडर, रिलीजन और कास्ट की तरफ चलते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं कल। आज इसके बैकग्राउंड को क्लियर करेंगे, और बैकग्राउंड बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, हर चैप्टर के लिए बैकग्राउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कहाँ पर है आपका, जेंडर, कास्ट और रिलीजन की बात करेंगे। अच्छा उससे पहले आपको एक फैक्ट बताते हैं कि आगे आने वाली लाइफ में सक्सेस कौन होता है। तो मैं कोचिंग किया करता था आईएएस की दिल्ली, हालांकि सर मैंने की थी आपकी 4-5 महीने, वीडियो पे हाँ दिल्ली में, ओझा आईएएस एकेडमी में, इंडिया का ऑलमोस्ट टॉप इंस्टीट्यूट है ओझा, दिल्ली करोल बाग। जितने भी आईएएस एकेडमी हैं वो या तो करोल बाग में है या फिर राजेंद्र नगर में है, ओल्ड राजेंद्र नगर। मुखर्जी नगर में जाते हैं कांस्टेबल, और आईएएस भी जाते हैं, ऐसा नहीं है आईएएस नहीं जाते लेकिन बहुत कम, लेकिन राजेंद्र नगर से सारे आईएएस निकलते हैं, राजेंद्र नगर से कोई भी सिपाही नहीं निकलेगा। हाँ, तो उसमें क्या है वहां पर बेटा ना, एक टाइम पर लगभग ये मानेंगे रूम नहीं मिलता है वहां पर, इस रूम के 5 पार्ट कर दो कम से कम, इतना कैबिन मिलेगा, उसमें सोना भी है, बुक्स भी रखनी है, लैपटॉप भी रखना है, पढ़ना भी है, ठीक है। और प्राइस उसके 10,000 15,000 फिर भी जगह नहीं मिलती है। और जब आईडी दिखाते हैं हरियाणा की ना तो क्लियर ही मना कर देते हैं, हरियाणा वालों से सभी को एलर्जी है, कहीं रूम नहीं मिलता है। राजस्थान में चले जाओ, मुंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, बहुत अप्रोच लगा के रूम मिलता है, रूम मिल गया पता नहीं, वो खुद से ही मतलब बैचमेट से ही झगड़ा वगड़ा कर लेते हैं काफी बार। मैं अप्रोच से बेटा बता रहा ना आपको, अप्रोच से मिलता है, अप्रोच लगा के मैंने रूम वगैरह लिया वहां पे। तो वहां पे एक ओजांक पढ़ाते हैं, ओजांक सर। तो मखा जी एक बात बताइए, कितनी पढ़ाई करूं, आप मुझे ये बता दीजिए। नहीं आएगा, बहुत बढ़िया, जन ठीक है जी, रुक गई, देखेंगे कल देखेंगे, अभी नहीं।
तो होता क्या है कि मैं गया, मैं कितने घंटे पढ़ाई करनी है ये बताइए। बोल घंटे, यहाँ तो दिन पूछने के लिए आते हैं, आप घंटे पूछ रहे हो, घंटे बता दीजिए। सीधे सीधे बोला कि कोई महिला मित्र है आपकी, ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं है। तो बोले फिर मैं नहीं बता सकता, मैं ऑफिस में चला गया हूँ। अरे ऐसी ऐसी बात है, अब मैं यहाँ पे महिला मित्र बनाने आया हूँ या कोचिंग करने के लिए आया। तो बोले बात तो सर आपकी सही है। फिर उनको सर ने बुलाया, तो उन्होंने मेरे को ना लेक्चर में एक बात समझाई थी बहुत शानदार। वो एवरी टाइम लगभग हर लेक्चर में समझा देते हैं कि जब कोई ये पूछने लग जाए ना कि कितने घंटे पढ़ाई, तो कहीं भी सिलेक्शन नहीं। आईएएस तो बहुत दूर है, कहीं भी सिलेक्शन नहीं दोस्त। स्टडी को अगर एंजॉय करके पढ़ाई कर रहे हैं तो ही सिलेक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा। कंफर्मेशन है बिल्कुल। उन्होंने बढ़िया बढ़िया बातें बताई सारी। फिर उसके बाद तो क्या था, लग गई। फिर वो गलती मेरी हो गई कि प्रीलिम्स निकलने के बाद छोड़ छाड़ के आ गया। मैं अब तो बस शेर खान हम ही हो गए, हमसे ऊपर कौन है। महान अनुभवी कैंडिडेट है हम तो। जब प्रीलिम्स निकाल दिया 4 महीने में ही, वहां पर सब बोले थे 4 महीने में नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, निकाल दिया। अब निकालने के बाद देखो, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस ने कर दी मार मेंस में। तो पढ़ाई करनी है तो रेगुलरिटी के साथ, विदाउट टाइम बाउंडेशंस। और किसी के मन में ना ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई करके डॉक्टर बनेंगे या फिर हम आईएएस बनेंगे तो हम इतने पैसे कमाएंगे, ये हमारा रोब और रुतबा रहेगा। जिसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ऑनेस्ट रहने चाहिए। आईएएस के लिए कर रहे हैं तो एक ही मन में बात रहनी चाहिए कि आईएएस का मतलब होता है सर्वेंट, एक टाइप पब्लिक सर्वेंट, और उसको सर्वेंट का ही काम करना। देखते हैं ना आप, सिलेक्टेड हुए आईएएस, आज के दिन लास्ट के कुछ 1 साल में मैंने देखा है कि लगभग 30 से 35 आईएएस को क्या कर दिया गया है, सस्पेंड। ट्रांसफर तो पता नहीं कितने होते हैं, सस्पेंड कर दिया गया है। अब इतनी मेहनत करके लगे हैं और करप्शन के चार्जेस लगने के बाद उनको क्या किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। तो कितनी गलत बात है। मीन्स जो काम करने के लिए आए थे तो क्या है नहीं, सस्पेंड का मीनिंग तो यही है। सस्पेंशन का मीनिंग क्या है कि जो हमारी ड्यूटीज थी वो हमने पूरी की ही नहीं। और ड्यूटीज क्या, हमने ड्यूटीज के अगेंस्ट जाके काम किया है। आप एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अभी के लिए आई थिंक आपके लिए एनटीएससी से बड़ा कोई टारगेट नहीं है, लास्ट टारगेट एनटीएससी है। तो उसके लिए जितनी जान लगा सकते हो ना बेटा, जितनी ताकत लगा सकते हो, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है, लगा दीजिए। ये केशव आया था कल, ये आया जो एनडीए वाला, ये बोला कि सर नहीं हो पाएगा। 2 महीने 2 महीने में ताकत तो लगा ले अपनी, जितने तेरे पास है कैपेबिलिटी। एक भी दिन क्लास मिस नहीं की, और घर भी पढ़ा होगा, और उधर तो पढ़ाया ही गया होगा, अदर सब्जेक्ट सारे के सारे निकल गया। क्यों नहीं निकलेगा, तो सोच लिया था और सोच लिया उस पर हमें मेहनत कर रहे हैं तो वो काम होता है डेफिनेटली। लेकिन जब हमने हार्डवर्क किया ही नहीं ना तो नहीं होगा। तो अब हम पढ़ेंगे लेबर के बारे में, बता रखा है जो हमने सबसे पहले बताया था। देखो, एक 2 चीजें आप अपने माइंड में सेट कीजिए, एक तो मैट्रियार्की और एक पैट्रियार्की। काफी वर्ड, काफी बार सुनने को मिलेंगे दोनों वर्ड। न्यूज देखेंगे ना तो पैट्रियार्की और मैट्रियार्की क्या होते हैं, ये पैट्रियार्की और मैट्रियार्की। पैट्रियार्की मीनिंग जब जो हमारे घर में जो हेड है ना वो पिता हो, फादर हो, फादर ही ऑपरेट कर रहे हैं सब कुछ, उसको क्या बोलते हैं, पैट्रियार्की। और मैट्रियार्की जब जो हमारी माता है घर पर, वो जो हेड है, हेड का काम करते हैं, उसको बोलते हैं मैट्रियार्की। और जब दोनों, इंग्लिश है बेटा, इंग्लिश है मैट्रियार्की और पैट्रियार्की। तो जब दोनों मिलजुल के काम करते हैं कि भाई आप अकेले क्यों जॉब करेंगे, हम भी करेंगे साथ, सपोज दैट हमारा एग्जांपल ले लीजिए, सबसे बढ़िया है, दोनों आते हैं, किसी के भी ज्यादा नहीं चलती है, दोनों अपने
जो बीच का डिसीजन निकलता है उसी को फॉलो करवाते, क्या प्रॉब्लम हो रही है बताइए। तो जब कोई इशू ही नहीं है कहीं भी, जब कहीं पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर हमें ना मोनोपोली यूज कर, मोनो ट्रैक यूज कर लेनी चाहिए कि दोनों सेम सिचुएशंस में चलेंगे। अभी इसमें लेबर की बात दी हुई है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो हम हिस्ट्री में कितनी जगह पढ़ा है, हम कितनी जगह पढ़ के आए हैं कि जहां पर सेक्सुअल डिफरेंस होता है, मींस मेल फीमेल होता है, तो वहां पर मेल को तो ज्यादा वेजेस दिए जाते थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पढ़ा है। और फीमेल्स को बात करें तो हो सकता है काम वो मेल से ज्यादा करती हो, लेकिन फिर भी वेजेस क्या थे, कम। तो यही तो है डिवीजन। जब हम आज के टाइम के जर्मनी की बात करें, उस जर्मनी की नहीं जो वर्ल्ड वॉर किया करता था, आज के जर्मनी की, टुडे की बात करें, तो जहां पर मेल को केवल 4 डेज अलाउड है हॉलीडे पर मंथ, वहां पर फीमेल को 9 डेज मिलते हैं पर मंथ। क्यों? सभी को पता है क्यों, ठीक है। अब आता है बेटा कि फीमेल्स ने, इसमें है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, मींस क्या, समझ में नहीं आ रहा ना, ये तो अलाउड है 4 डेज और 9 डेज। जब एक्स्ट्रा हॉलीडे होते हैं ना, जैसे अपना लगा लीजिए कि किसी भी, हम यहाँ पर इंडिया में काम कर रहे हैं तो हमारे ईयर में 2 मंथ्स डिसाइड होते हैं गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, किसी भी के लिए, कि 2 महीने के लिए आप कभी भी छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन एक बार में केवल 15 ही दिन, ठीक है। तो 15 करके आपने महीने महीने में कर दिया पूरा, तो 2 महीने छुट्टी के कर दिए, 2 महीने काट दिए, छुट्टी हो गई 2 छुट्टी की। तो आगे जाके तब आप छुट्टी लेंगे तो उसमें आपके वेजेस कट नहीं होंगे, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर की छुट्टियां है ना वो कट हो जाएंगी। और जब रिटायरमेंट तक ऐसे ही चलता रहा ना, तो फिर जो पैसे भर भर के लेके आते हैं ना, वो भर भर के नहीं लेके आएंगे, वो थोड़े से मिलेंगे, तो सारे कट हो जाएंगे लास्ट में, ठीक है। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स पढ़ लेते हैं अब कि फीमेल्स ने क्या क्या किया अपनी कंडीशन को ठीक करने के लिए। अपनी कंडीशन को ठीक करने के लिए मीनिंग अपनी जो उनकी सिचुएशन थी उसको अपर डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए, ठीक है। तो इसमें मैं एक बार वाईफाई देख लेता हूँ, आ गया हो तो, नहीं तो आ गया। तो अब क्या होता है इसमें कि फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हो गए। और फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू क्यों होंगे, सबसे पहले इस बात को आप याद रखेंगे, फीमेल्स को अपनी जो पोजीशन है वो अपर डायरेक्शन में मूव करवानी है जी। एक रेस्पेक्टफुल लाइफ चाहिए, उसके लिए क्या शुरू करना पड़ेगा, फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू करने पड़ेंगे। अब मूवमेंट में क्या क्या होगा, मूवमेंट में ये थोड़ी कहेंगे कि ये लो जी हमने गांधी जी की तरह गाड़ दिए झंडे और बैठ गए स्ट्राइक पर, वो इस टाइप के मूवमेंट नहीं होते हैं। ये मूवमेंट किस टाइप के होते हैं कि जो फैमिलीज गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करवा रही है उनको प्रेशराइज करके उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। आज भी ऐसा बहुत जगह है, आपको इधर ही देखने को नहीं मिलेगा, नहीं तो आप अगर जाएंगे ना कहाँ पर, बिहार साइड में, वहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए ना स्कूल में भेजा ही नहीं जाता है, खासकर गर्ल्स को। और बॉयज को भी ये मानेंगे कि 20% बॉयज जाते नहीं है स्कूल। जो आपके यहाँ आते हैं ना काम करने के लिए, वही है ये, देखिए काम करने के लिए आते हैं ये। अगर नहीं देखे हैं तो अब की बार आएंगे तो मैं बता दूंगा, मेरे घर पे आ जाना, ठीक है, हम करवाते काम, मैं दिखा दूंगा। ओके, तो सबसे पहले लिटरेसी रेट। जब लिटरेसी रेट वुमेन्स की इंक्रीज होगी, सपोज दैट पहले कितनी थी भाई, अकॉर्डिंग टू पहले वाले सिचुएशन देखें 56%, 54%, और इंक्रीज होकर कितनी हो गई है वो 74,
74%। ठीक है, 76 दे रखा है, लेकिन 76 है नहीं बेटा, बुक में आपके 76 है, 76 नहीं 74 है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वोमेन्स की जो लिटरेसी रेट है 74 है बेटा, बिल्कुल सही कर लेंगे इसको। वुमेन की जो लिटरेसी रेट है, वुमेन जो पढ़ लिख रही है, सीधी सीधी बात ये बोलूंगा कि जो गर्ल्स है ना वो एजुकेशन रिसीव कर रही हैं। और हमें आज देखने को क्या मिल रहा है कि हरियाणा देखो कितना बैकवर्ड क्लास में रहा करता था, हरियाणा नहीं इंडिया ही लगा लो, कितना बैक था कि जिस जगह पर फीमेल्स को घर से बाहर निकलने के लिए परमिशन नहीं थी, आज हम क्या देख रहे हैं, 1950 की बात है ये, और 2021 में हम क्या देख रहे हैं कि आईएएस की 100 पोस्ट है ना, तो उसमें 60 फीमेल जा रहे हैं और 40 मेल बच गए हैं बस। क्योंकि उसके पीछे भी एक रीजन है, काफी सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर है ना फीमेल के लिए अप्लाई करने के अभी रेस्ट्रिक्शंस है, तो सारी की सारी फीमेल घूम फिर के इधर ही आके रुकती है। और मेल्स क्या है, उनके सेक्टर डिवाइडेड है, जैसे डिफेंस में जाना हो तो फीमेल्स के लिए अभी परमिशन अलाउ नहीं है, अगर आपको ऑफिसर लाइन से जाना है तो फीमेल नहीं जा सकती है। तो सारे के सारे वहां पर कौन जा रहे हैं, मेल जा रहे हैं, सभी के अपने अपने। हो सकता है काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हो जिनको आईएएस में इंटरेस्ट ना हो, बोलेंगे कि मैं तो फौजी बनूंगा जी, आर्मी चाहिए, आर्मी में ऑफिसर को पसंद करेंगे, आईएएस को पसंद नहीं करेंगे। काफी सारी फीमेल्स ऐसी होंगी डॉक्टरेट करने के बाद, एमबीबीएस एमडी करने के बाद डॉक्टर को ज्वाइन नहीं करती हैं, वो कि सीएमएस को ज्वाइन नहीं करती, वो आईएएस को ज्वाइन करेंगे आपके। बहुत सारे केसेस हैं, इतने केसेस हैं, पिछले लास्ट ईयर का आप रिजल्ट उठा के देख लो, जो ऑलमोस्ट टॉप 3rd फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, वो सारे की सारी एमबीबीएस पास। बॉयज सारे के सारे ऑलमोस्ट, जो ऊपर के 2 बॉयज हैं, 2 तो मेरे को याद है, कनिष्क कटारिया और अक्षत जैन, ये दोनों के दोनों यूएस में 3-3 साल जॉब करके आए, फिर इन्होंने 1 साल बेंगलोर में की, फिर परेशान हो गए, फिर बोले कि अब आईएएस की तैयारी करेंगे, और 1 ही साल में क्रैक कर दिया दोनों ने ना। एक जैन है और एक कटारिया है, मतलब जाट। तो आगे चलते हैं, अनपेड वर्क इसमें दे रखा है, सेकंड आपका अनपेड वर्क। अनपेड वर्क का मीनिंग समझते हैं बेटा, मैं बताता हूं आपका अनपेड वर्क। आप घर पे आते हैं, घर से आते हैं तो आपकी मम्मी बॉक्स बना के देती है आपको टिफिन, आपने कभी कहा है ये लो 50 रुपए इसके, आपने हमारे लिए काम किया है तो 50 रुपए ये लो, कभी भी नहीं कहा होगा आज तक, कोई कह ही नहीं सकता है। लेकिन अगर बाहर खाना खाने चले गए तो जी वो पकड़ा देंगे, मेन्यू पकड़ा देंगे, ये लो ये दाल इतने की है, पनीर इतने का है, और अगर चाहिए तो अपने हिसाब से देख लो, जितनी आपके पॉकेट है उस हिसाब से ऑर्डर कर लो जी। तो वहां पर हमें उसी खाने के लिए जो हमें घर में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया गया था, अनपेड था, उसी खाने के हमें बाहर पेड करने पड़ते हैं ना। तो फीमेल्स के लिए एक ना बहुत ही थोड़ी सी वो सिचुएशन है कि घर में इतना सारा तो काम करती हैं, और वो किस टाइप का रहता है, अनपेड वर्क। अब अगर घर में कोई फीमेल है तो पूरे घर को साफ वगैरह रखती है, साफ सफाई, वो अनपेड है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर हम बाहर जाके मेड को रखते हैं तो वो क्या करेगी जी, 10,000 है महीने, अच्छा लगता है तो लो, 10,000 में भी बेडशीट साफ नहीं करूंगी। वो पेड वर्क है, सारे के सारे काम वही है, बस पेड है। ठीक है, आफ्टर डेट आपका आता है सेक्स रेशियो के बारे में, ये बताने की नीड है नहीं आपको। ये एवरी टाइम ना, इसीलिए थोड़ा सा मेल फीमेल्स की बात करें तो इंडिया में तो एवरी टाइम यही रहता है कि जो मेल्स हैं वो एवरी टाइम ज्यादा ही रहते हैं, छोड़ के एक स्टेट को, केरला को। केरला में क्यों है ऐसा, क्योंकि केरला सबसे एजुकेटेड स्टेट भी कौन सा है, केरला है। केरला से ऐसा होता है केरला में कि जो फीमेल्स हैं और मेल्स हैं ना, वो इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं घर में। क्योंकि जब घर में माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो बच्चे भी क्या होंगे, पढ़े लिखे होंगे, और फिर उनके बच्चे भी क्या होंगे, पढ़े लिखे होंगे, और फिर उनके बच्चे भी क्या होंगे, पढ़े लिखे होंगे। तो ये मेंटेन रखना पड़ जाएगा, मेंटेन रखना हो सकता है इजीली। लेकिन जब ऐसा हो कि घर में, हरियाणा की सिचुएशन ऐसी है कि मान लीजिए, मैं बताता हूँ आपको, हरियाणा की खासकर और बिहार की रहता हो तो और भी बदतर है, बिहार की उठा लो सबसे अच्छा है। बिहार में आप मान लो फैमिली इनकम है 5,000 रुपीज, और घर में एक लड़का है और एक लड़की है,
तो लड़के की तरफ क्यों ध्यान दिया जाएगा ज्यादा? क्योंकि उसको बोला जाता है कि ना आगे जाके इस फैमिली को हैंडल कौन करने वाला है? लड़का हैंडल करने वाला है, बॉय हैंडल करने वाला है। फीमेल क्या है, शादी कर दी, अगले घर चली गई, अब जो सैलरी आएगी आगे देखेंगे। ऐसा ही कुछ मानते हैं, इधर भी मानते हैं, मानते हैं ना, मानते हैं बेटा। आपके नहीं मानते घर वाले, लेकिन ऑलमोस्ट जब हम रेशो निकालेंगे ना तो 100 में से 60 कंफर्म है ये बोलेंगे ऐसे ही। अभी मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको कि धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है ये पॉलिसी चेंज होती जा रही है। ये पॉलिसी कैसे चेंज हो रही है कि पहले क्या हुआ करता था कि बच्चे हैं घर में, 7 शुरू की लड़कियां हैं और 8 वजह के लड़का हुआ है। लड़का करना जरूरी था क्योंकि सभी ये मानते थे कि घर में जो संभालेगा ना घर को वो लड़का ही होगा। और आज के टाइम पर आप क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट, काफी सारी फैमिलीज में देखा है मैंने, फर्स्ट लड़का हो या लड़की हो, बस लड़का हुआ तो सही लड़की हुई तो सही, कोई इशू नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे फैक्ट यही है कि लड़का और लड़की इक्वल है। एजुकेशन अगर हमने उनको इक्वल प्रोवाइड करवा दी ना तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, आगे आता है डोमेस्टिक वायलेंस। एक सबसे ज्यादा जरूरी है डोमेस्टिक वायलेंस कि ना थोड़ा सा फैमिली में गर्ल चाइल्ड को ना रखने में इसलिए भी थोड़ा सा वो क्या फील करते हैं, कैसा फील करते हैं, गिल्टी या नर्वस। क्योंकि ना धीरे धीरे हम भी देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस है, थोड़ा सा अभी कम हो रहा है लेकिन है। जैसे कि आप देखते हैं डाइवोर्स के केसेस देखते हैं, डाइवरी सिस्टम वाले केसेस देखते हैं। तो इन केसेस को देख के है ना, कोई भी ह्यूमन बीइंग की हैबिट होती है कि जब वो किसी को देखता है ना तो उससे अगर वो सही चीज देख ली उसने तो इंस्पायर हो जाएगा, और इधर उधर की हो ना तो उसको डर लगने लग जाएगा। जैसे अब आप सड़क पे जा रहे हैं, एक लैम्बोर्गिनी एक्सीडेंट हुई, देख लिया आपने, उसमें 2 कैंडिडेट से दोनों की दोनों डेथ हो गई। तो थोड़ा सा अंदर से हमारा सिस्टम कहेगा कि ना ये गलत ही हो गया, लैम्बोर्गिनी ना ज्यादा तेज चलते नहीं लेंगे। और एक थोड़ी सी आगे गई, जब थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ, एक लैम्बोर्गिनी आई और शू, तो वहां पर क्या फील होगा, वाओ क्या स्पीड है, आराम से जा रही है, बिल्कुल पता भी नहीं लग रहा। तो जैसा देखते हैं हम वैसा ही फील करते हैं, कहने का मतलब ये, जैसा हमारी आई कांटेक्ट हुआ ना किसी से, जैसा हमने देखा वैसा ही हमारा माइंड क्या करेगा, उस सिस्टम को ऑपरेट कर देगा और उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर फीलिंग्स को निकाल के रख देगा कि जी ये। किसी को रोते हुए देख लेंगे तो काफी सारे आंसू आना शुरू हो जाएंगे, किसी को हंसते हुए देख लेंगे तो बेवजह ही हंसने लग जाएंगे। तो हमारा सिस्टम है ही कुछ ऐसा। तो डोमेस्टिक वायलेंस को देखते हैं ना, तो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट काफी सारे तो इसमें क्या होगा, सही तो है। अब आगे आता है वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस, लास्ट टॉपिक है बस ये, कल इसको खत्म कर देंगे, फिर थोड़ा ही रहेगा। जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस की बात करेंगे तो आपको पता है हम उस जगह रहते हैं, उस अर्थ पर रहते हैं जहां पर वुमेन्स को ना राइट टू वोट भी नहीं था, और वुमेन्स ने अपनी कंडीशन को डे बाय डे इंक्रीज करके आज वोट तो बहुत दूर की बात है, अपने आप को इस पोजीशन में ले आई है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एग्जांपल दे दूं, इंदिरा गांधी का ले लो, 1964 में ही अपने 1968 में ही अपनी कमांड ले ली थी, पूरी के पूरे इंडिया को अपने अंडर ले लिया था। सोनिया गांधी ले लीजिए, आज तक आईएनसी की क्या है, डीन पर्सन है। प्रतिभा पाटिल को ले लीजिए, प्रेसिडेंट बन चुकी हैं जी। ठीक है, तो फीमेल्स एज ए पॉलिटिकल अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं बड़ी से बड़ी पोस्ट के लिए। और आज के टाइम पर धीरे धीरे होता भी क्या जा रहा है, थोड़ा सा कि 1/3 जो सीट्स हैं वो किसके लिए, फीमेल्स के लिए रिजर्व हो चुकी हैं, कि इसमें केवल फीमेल्स ही रहेंगी, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर आपकी ग्राम पंचायत क्यों ना हो। समझ रहे हैं?
फीमेल्स को इक्वलिटी पे लेके आने के लिए। लेकिन ऐसा है कि कहीं कहीं थोड़ा सी गलत है, कहीं कहीं मेल्स के साथ भी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। एग्जाम्पल देता हूं, हम दिल्ली जाते हैं, मेट्रो में बैठते हैं, तो फर्स्ट जो कोच आता है वो फीमेल्स के लिए रिजर्व होता है। लेकिन और में भी बात करें अदर कोचेज की, उनमें भी फीमेल्स के लिए सीट रिजर्व होती है। हर 10 सीट पे 2 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। अब 10 सीट पे भी फीमेल्स का है, और 2 पे भी है, और फर्स्ट कोच में भी है। अब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली गया तो ऊपर लिख रखा था क्लियर, यह सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, दिस सीट रिजर्व फॉर वुमेन्स। मैं बैठ गया, मेरे को ध्यान दिया। मैंने सोचा कि अपने गांव में होता है, ऐसे ही चलता होगा, जैसे बसों में भी होता है रोडवेज में कि महिला महिला, ऐसे हो गए यहाँ भी। अब कुतुब मीनार था या हौज खास था, स्टेशन पे एक महिला आती है और कहती है ऐसे, मैंने कह दिया क्या, बोली मको हाँ बोल के बताओ, बोले महिलाओं के लिए। मको अच्छा, फर्स्ट डब्बा भी महिलाओं के लिए है, ये 2 सीट भी महिलाओं के, जेंट्स कहाँ जाएंगे। मुझे नहीं पता, ये आप दिल्ली गवर्नमेंट से जाके कांटेक्ट करो, ये भी बात सही है। मगर जी बैठो, पूरे रेस्पेक्ट के साथ सीट दी और फिर हम खड़े होके गए जीटीबी नगर में। तो ये क्या है, यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पर मेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पर हमारे साथ। इसमें कोई सोचने की समझने की बात नहीं है, सारे के सारे सिचुएशंस में नहीं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में है। तो ये है। तो अगर हम बात करेंगे, इसमें वही दे रखा है कि लोकसभा में 10% और स्टेट असेंबली में 5% सीट्स किसके लिए रिजर्व हैं, वुमेन्स के लिए रिजर्व हैं। और इसमें दे रखा है आपके ना, इवन वुमेन भी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, तीनों में से बन सकती है अगर वो कैपेबल है। तो कैपेबल मीन्स अगर वो लोकसभा में किसी पार्टी की लीडर है और पार्टी मेजोरिटी में आ गई तो कोई इश्यू नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि उनको बनाने के लिए रोक लगा दी जाए, वो बन सकती है इजीली। अब इसमें वही है जो मैंने बताया था, 1/3 सीट ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज, 1/3 है, वो तो क्लियर है ही है। और एटलीस्ट 1/3 सीट्स ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, ये मैं आपको सारी की सारी बातें अभी अभी जस्ट पहले बता चुका। तो वुमेन्स के साथ अभी के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, वुमेन्स को बिल्कुल इक्वलिटी दे दी गई है। आज का नया भारत, मॉडर्न इंडिया की बात करें तो मॉडर्न इंडिया में 15 साल बाद ही, जब हमारा शुरू हुआ था इतिहास, उसके 15 साल बाद ही आपने हमारी जो मेल्स की है ना पोजीशन, वो छीन ली थी एज ए चीफ मिनिस्टर बन के। और उसके बाद सोनिया गांधी आ गई, उसने आज तक किसी मेल को डीन चेयरपर्सन का पोस्ट नहीं प्रोवाइड करवाई है आईएनसी में। अब उसकी मजबूरी है, रहेगी फैमिली में। अब दूसरी तरफ राहुल गांधी को देना थोड़ा सा उचित नहीं है, रीजनेबल नहीं है। पता नहीं कब कहां पर क्या स्टेटमेंट दे दे, उनसे इसलिए डर लगता है। तो ये है बेटा। अब हम जेंडर का पढ़ रहे हैं केवल, अब रिलीजन का भी पढ़ेंगे। जैसे जेंडर का पढ़ा है ना, ऐसे रिलीजन का आएगा। देखो एक बात, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, लोकतंत्र, पता है, जहां पर लोक मीन्स होता है जनता, जनता वहां पर खुद रूल कर रही है अपना, ठीक है, मीन्स वोट दे दी तो खुद ही रूल कर रही है वो, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर इस डेमोक्रेसी के अंदर, इंडियन डेमोक्रेसी में खासकर 3 चीजों पर ही चलती है इंडियन डेमोक्रेसी। आपने सुना होगा कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, सुना है कहीं कि जाति और धर्म के नाम पर वोट ना देके, रिलीजन और कास्ट के नाम पर वोट ना देके एक कैपेबल कैंडिडेट को वोट दी जाए, ताकि आने वाले टाइम में सभी आराम से रह सके विदाउट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसको हम कल स्टडी करेंगे, इसको, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स को। आफ्टर डेट हमारे पास कास्ट बचता है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन अगर हम इसकी नॉलेज निकालें ना तो पूरे सिविक्स को कवर कर सकते हैं, और आपके कंप्लीट नहीं तो कुछ हिस्ट्री को भी कवर करता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में तो इसका है ही है, क्यों। अब आपने एक वो पढ़ा होगा, ऑफिस मेमोरेंडम पढ़ा था। तो ऑफिस मेमोरेंडम में क्या था कि 27% सीट रिजर्व कर दी जा रही है SC ST के लिए, ठीक है।
तो कोई बैकवर्ड क्लास में, ठीक है, बहुत सही बात है, कोई बैकवर्ड क्लास में है और वो ऊपर उठने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि काफी सारे कैंडिडेट्स हैं, उनको ऊपर उठने दे ही नहीं रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो कैंडिडेट्स हैं बेचारे, उनको साइड डायरेक्शन में अगर वोट दे दी जाए तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ हो सकता है। और ये मेमोरेंडम कब रिलीज हुआ था बेटा, याद रखेंगे 1992, ठीक है, 13 अगस्त 1992। अब इसकी बात करूँ किसने किया था, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आप कहते हैं ना कि बलवंत राय कमेटी का क्या काम था जी। अभी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की कमेटी मैंने लिखी थी, कौन सी कमेटी थी, सरकार या कमीशन। ऐसे ही एक कमीशन और है, मंडल कमीशन, जो बीपी मंडल ने हेड किया था, ठीक है, SC/ST के लिए, रिजर्वेशन के लिए। तो ये तीनों के तीनों ना अपने माइंड में अच्छे तरीके से सेट कर लो, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए, मींस स्टेज 1 के लिए भी और स्टेज 2 के लिए भी। सिंपल, ओके। तो ऐसा कुछ रहेगा। आज की क्लास आई थिंक हो ही गई है, टाइम 11:30। हाँ तो बस फिर ठीक है भाई, और कोई दिक्कत हो तो बता देना आप।